नमस्कार साथियों, कुछ ही घंटों में चुनाव प्रचार समाप्त होने वाले हैं और परसों आखिरी चरण 7वां चरण का चुनाव भी होगा। आज आपको हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको संबोधित करेंगे। उसके बाद में ये एक तरफा प्रेस वार्ता नहीं है जैसा कि आप पिछले 50 दिन में देख रहे हैं। ये दो तरफा होगा। ये बयान देंगे, आप सवाल पूछेंगे और सभी सवालों को जवाब आपको खड़गे जी देंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी। कुछ बचे कुछ तो आप भी दे दो। केसी वेणुगोपाल जी और जयराम रमेश जी, मीडिया के मेरे दोस्तों और सभी भाइयों, आज हमने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये इसलिए कि मैं सारे स्टेट्स में घूम के आने के बाद क्या स्थिति है और हमारे नॉलेज में जो आया है, हमें जो फीडबैक मिला है और उस फीडबैक के आधार पर हम आपको चंद बातें बताएंगे। वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा अभी सभी कुछ हमारे पास है। जो जो लोग आए हमको फीडबैक दिए और खास करके आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे मीडिया के हमारे भाई लोग, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो और यूट्यूब वाले, सभी लोग बहुत इस चुनाव को शांति के साथ करने के लिए कोऑपरेट किए और कोई ऐसा इश्यू हमारे सामने नहीं आया कि भाई इन्होंने इस इलेक्शन को खराब किया, गलत करा। ये चीजें तो नहीं हुई। इसीलिए मैं पहले आपको सभी को धन्यवाद देता हूं और सभी मीडिया के हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, रियली आई थैंक देम। ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देखने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएन के सामने स्टैच्यूज है और जैसा कि बहुत से नेता लोग
महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैचू है। यूएनए से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहां पर भी जद्दोजहद हो गई है और जो अहिंसा के आधार पर जो लोग आजादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा, नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। और आज दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है, वो इस देश के आजादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आजादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जो भी गरीब है, जिसके आंखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना, और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज की कल्पना थी। और स्वराज के लिए वो लड़े लाए, इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और जो लोग मोदी जी या और कोई भी बीजेपी में है, उनको अगर ये वो इग्नोरेंट है, तो मैं यही करूँगा कि कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद, जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी, और उसके बाद ट्रुथ क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रुथ, तो विथ ट्रुथ। सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले, तो कम से कम वो पढ़ ले के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से, या समंदर में डुबकी मारने से, या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता। इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने, ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की, और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है, वो सब नफरत से भरा हुआ है। और बगैर कोई भी बात करने दो, वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा।
इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने डाइवर्शन, ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूं, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, हाँ, तो वहां पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए, वो उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को 1 घंटा परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो फिर भी वहाँ हम बैठे रहे कार में। फिर उसके बाद में उन्होंने जाने के बाद हमको पास मिला तो हम निकल गए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो सोचती है जनता के समस्या को लेके सोचती है और करती भी है काम, और हम करके भी दिखाए। आपको मालूम है, जब सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी और मनमोहन सिंह जी जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत सी गरीबों के लिए हमने स्कीम लाए। उन स्कीम को भी हमने अमल में लाया और अनुष्ठान में लाकर लोगों को उसका फायदा भी दिया। और मोदी जी सब कहते हैं, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, आर्थिक असमानता, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे मुद्दे को जनता के बीच लेकर गई, और यही मुद्दे समस्त विपक्ष के मुद्दे बने और जनता ने हमें इन पर खुलकर समर्थन दिया। मैं इस मौके पर सभी नागरिकों को, इंडिया गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और कांग्रेस के अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, जो निडर होकर अपने इलाकों में सत्ता बल और धन बल के खिलाफ लोकतंत्र के लिए वो खड़े हुए और संविधान की रक्षा के लिए वो खड़े हो गए। इसके विपरीत अगर सत्ताधारी दल भाजपा का कैंपेन देखेंगे और प्रधानमंत्री जी की बात करेंगे, तो उन्होंने पिछले 15 दिन में 15 दिन के भाषण अगर आप उठा के देखेंगे, तो मैं 15 दिन के अंदर ही वो मेरे को कितने गालियां दिए, मेरी पार्टी को, दूसरों को कितना बोले, अपने लिए क्या बोले, मैं थोड़ा आपको सैंपल बताता हूं। 15 दिन के भाषण में 232 बार कांग्रेस का नाम लिया, 758 बार मोदी शब्द का प्रयोग किया गया। खुद की सो हम बोले सो नहीं है, खुद ही उन्होंने अपने भाषण में ये शब्द इतने बार अपने नाम उन्होंने लिया। 573 बार इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों को, जिससे पता चलता है, विपक्षी पार्टियों की बात की एक बार भी महंगाई और बेरोजगार बात नहीं की, यानी दूसरे चीजें उन्होंने बोली। मोदी का नाम हुआ, हमारा हुआ, गठबंधन का हुआ,
लेकिन बेरोजगारी के बारे में एक शब्द भी अपने भाषण में उन्होंने नहीं बोला। तो ये दर्शाता है कि मुद्दों को उन्होंने अलग कर दिया, सिर्फ अपना नाम लेना, प्रचार करना, ये काम उन्होंने करते रहे। उसके बाद में ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती थी, चुनाव के ठीक पहले हमारे पार्टी के खाते बंद कर दिए और जो हमने पैसा डोनेशन के रूप में हमको जो मिला था और हमारे रिटर्न में फाइल करने में जो थोड़ा सा लेट हुआ, तो उन्होंने कम से कम 135 करोड़ रुपए हम पे सीधा उन्होंने केस किया और उसके अलावा हमारे जो अकाउंट भी उन्होंने बंद कर दिया ताकि हम इलेक्शन में उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। यही हमारे साथ में दूसरे पार्टियों के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसा किसी सत्ताधारी दल और सरकार ने इस देश में विपक्षी दलों के साथ कभी नहीं किया था। इसके पहले भी संसद के विंटर और बजट सेशन में सरकार का यही रवैया देखने को मिला। संसद में विपक्ष को नहीं बोलने देना, विपक्षी सांसदों को निलंबित करना, बिना बहस के बिल पास करना, ये अध्याय पिछले सरकार की कारनामों के रूप में काले अक्षरों में ये लिखा जाएगा और ये जो काम उन्होंने किया, सबका मुंह बंद करने का, डिस्कशन खत्म करने का, और जो हमारे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो भी सलाह होते उसको भी उन्होंने नकारा। तो ऐसा करके पूरा उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को खत्म कर दिया। सरकार के इन्हीं रवैये ने हमारे शक की पुष्टि कर दी कि ये सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ रही है और इसका पहला निशाना होगा संविधान। जब हम लोगों के बीच गए तो लोगों ने हमारी बात पर मुहर लगाया और हमें बताया कि वो भी यही सोचते हैं, अगर इस सरकार को एक मौका फिर मिला और मिला तो वो लोकतंत्र का अंत होगा। प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल के लोग बेतुकी बयान भी करते हैं। हम सभी ने देखा कि प्रधानमंत्री जिनसे खुद आदर्श व्यवहार की अपेक्षा होती है, उन्होंने कैसी भाषा और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को धर्म विशेष से जोड़कर न सिर्फ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया, बल्कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को भी नीचा दिखाया। तो ये जो उनका रवैया है और केंद्रीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी ये है, आदर्श आचार संहिता को एनफोर्स करना। और 16 मार्च 2024 को चुनाव की घोषणा करते हुए कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स फॉर सिक्योरिंग वोट्स। प्रधानमंत्री जी ने 421 बार मंदिर मस्जिद मुस्लिम और बाकी धर्मों की बात की, समाज को बांटने की बात की। 224 बार उन्होंने मुस्लिम, पाकिस्तान, माइनॉरिटी, इस तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल किया। मैंने कहा प्रधानमंत्री खुद 421 बार इस मंदिर और मस्जिद के बारे में किया।
224 बार उन्होंने मुस्लिम पाकिस्तान माइनॉरिटी की बात की, लेकिन सीईसी इसको जो उन्होंने पहले कहा था, देयर शैल बी नो अपील टू कास्ट और कम्युनल फीलिंग्स ऑफ सिक्योरिंग वोट्स बोले थे, अब इनके आंकड़े मैं दे रहा हूं इसीलिए कि कम से कम लोगों को मालूम होने दो कि किस तरीके से ये चल रहा है। और केंद्रीय चुनाव आयोग के जिम्मेदार इसके लिए वो भी जिम्मेवारी है और आचरण का निष्पक्ष आकलन प्रत्येक भारतीय की अंतरात्मा या आने वाला समय ही कर पाएगा। आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहना ये जरूरी है कि एक बार बाबा साहब अंबेडकर अपने संविधान सभा के आखिरी स्पीच का अंश मैं पढ़ता हूं जो उन्होंने कहा था, भक्ति इन रिलीजन may be a road to the salvation of the soul. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But bhakti in politics, bhakti or hero worship in a sure road to degradation and eventual dictatorship. ये बात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के स्पीच में, आखिरी स्पीच में ये बाबा साहब अंबेडकर ने दोहराया था। और ये भक्ति और हीरो वर्शिप जो चल रही है इसमें तो आखिरी ये सभी लोग मिलके डिक्टेटरशिप इस देश में लाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा खुद को अब भगवान का अवतार भी मान रहे हैं, बताने का प्रयास उनके लोगों ने कर रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, सब लोग उनके प्रेसिडेंट से लेकर उनके कैंडिडेट्स और सभी ने उनको एक भगवान का स्वरूप दे रहे हैं और इसीलिए वो खुद को भी भगवान समझ रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं और आप देखे हैं, सुने हैं या आप सब जानते हैं, फिर भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कम से कम देश के सभी जनता को ये मालूम होने दो कि आज के प्रधानमंत्री किस ढंग से वो अपनी बात रख रहे जनता के सामने और कैसा अंधभक्ति, अंधश्रद्धा को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। हमें विश्वास है कि 4 जून 2024 को इस देश में जनता एक नई वैकल्पिक सरकार का जनादेश देगी। इसीलिए 2 बार पढ़ा मैं, इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा और हम सभी मिलकर यूपीए 1 और यूपीए के तर्ज पर इस देश को एक इंक्लूसिव, नेशनलिस्टिक, डेवलपमेंटल सरकार देंगे और सभी को साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बस इतना कहते हुए मैं शांति के साथ आप सुनने से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। शुक्रिया खड़गे जी। आपके सवाल के पहले मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने बार बार अपने वक्तव्य में संविधान का जिक्र किया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी अपने सभी सार्वजनिक सभाओं में इस संविधान का जिक्र करते हैं और इस संविधान को भी दिखाते हैं। मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से और वेणुगोपाल जी से गुजारिश करूंगा कि वही किताब, वही पवित्र किताब जिसको सुरक्षित रखने के लिए हमने अपने चुनाव प्रचार किया है उसको दिखाएं। ये तो देखे हैं, बहुत बार देखे हैं, लेकिन अमल में लाना हमारा काम है। अमल में वो नहीं ला रहे, इसीलिए हम इसको ठीक ढंग से अमल लाने के लिए
इसकी बार बार हम दिखाकर लोगों से विनती कर रहे हैं। और ये जो इलेक्शन आज समाप्त हो रहा है, इसमें सभी लोगों से भी हमारी विनती है, एक संविधान बचाने का और दूसरा लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए काम करना होगा, वोट देना होगा। वो वोट का अपील भी मैं आपके माध्यम से करता हूँ। खड़गे जी, हाँ आपके सवाल संक्षिप्त में एक सवाल। संजीव। हाँ जी, खड़गे जी, आपने अभी कहा कि इंडिया गवर्नमेंट बनने वाली है एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जैसे जनादेश लोग आपकी तरफ दे रहे हैं, तो यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ फॉर्मिंग द इंडिया अलायंस गवर्नमेंट। सो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक, बिकॉज आपको रुझान भी आ गए हैं, तो अभी तक प्रधानमंत्री कौन होगा इसका चयन हो गया है या कितने दिन में हो जाएगा वंस द मैंडेट कम्स? नहीं, आप जो पूछ रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारा गठबंधन रहने की वजह से हम ये डायरेक्टली फलाना होगा, एक्स होगा, वाई होगा नहीं कह सकते। हम सबको बुलाएंगे, सबका राय लेंगे और जो गठबंधन के लोग कहेंगे उस आधार पर वो बनेगा। नेचुरली उस वक्त ये प्रधानमंत्री का तय होगा। और आप जानते हैं इसका पिछले का भी, जब यूपीए 1 और 2 बना तब सोनिया गांधी जी को सभी यूपीए के लोग मिलके बोले कि आप प्रधानमंत्री बनो, तब उन्होंने नहीं बना। उन्होंने कहा कि मैं मनमोहन सिंह जी को बनाना चाहती हूँ, तो बनाए। तो इसीलिए हमारे पास सब तरीके के, यानी सबको लेके जाने का हमारा जो मकसद है वो ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मौसमी। मौसमी। सर, अभी अभी डेटा आया है कि प्रधानमंत्री ने 206 रैलियां और इवेंट की हैं, बीजेपी की तरफ से आए आंकड़े, और 80 इंटरव्यू दिए हैं, जो कि रिकॉर्ड प्रचार है। और इसी तरह से सरकार बनाकर बीजेपी सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेगी। उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ेंगे जो बोल रहे हैं, पर इतना क्यों फिर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं देखा 2014 में इतना फिरे थे, फिर 2019 में भी इतना नहीं फिरे। अब क्यों परेशान है इतने जो आपने आंकड़े हमको दिए? 206 रैली उन्होंने की। तो इसका मकसद ये है कुछ तो गड़बड़ है और वो उनको मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है। इसीलिए उनकी कोशिश ये हो रही है कि खुद भी गली गली चले जाए, शहर शहर चले जाए, और गली से दिल्ली तक ये मीटिंग उन्होंने की घबराहट में है। ये 4 जून को ये घबराहट खत्म होगी। हाँ जी, सिद्धार्थ। सर, आपने कहा कि आप इतने आश्वस्त हैं कि उनका प्लेन उड़ेगा तो आपको नंबर मिलेगा अपना प्लेन उड़ाने का। तो आप सब लोग साथ बैठेंगे। उस वक्त सोनिया गांधी जी ने कोई फैसला लेना था क्योंकि वो कांग्रेस की अध्यक्ष थी। आप आज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जैसा कि जयराम जी ने भी कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का हक होगा, तो मतलब कांग्रेस से ही कोई प्रधानमंत्री होगा। और आपके लिए कितना टफ होगा ये, क्योंकि इससे पहले भी आपके सहयोगी दल कह चुके हैं एक दलित प्रधानमंत्री देश को मिलना चाहिए। देखो, मैं आज तक 53 साल में बहुत बार मेरे को ऑफर भी आए देवेगौड़ा के साथ। जब मैंने खुद राज्यसभा में, आप सुने होंगे, तो उन्होंने क्या कहा था मेरे लिए जब गठबंधन की सरकार बनाने के वक्त, और 2-4 बार मुझे मिलने के बाद भी मैंने कभी, मैं दलित हूं मुझे दो, या चीफ मिनिस्टरशिप हो, प्रधानमंत्री हो, एआईसीसी प्रेसिडेंट, मैंने ये सब कुछ जो है हमारे पार्टी ने दिया है। सोनिया गांधी जी की देन है मैं समझूंगा, क्योंकि उन्होंने बुला कर मुझे अपोजिशन लीडर भी बनाया, बुलाकर उन्होंने राज्यसभा टिकट भी दिया, और फिर यहाँ भी अपोजिशन लीडर बनवाया, आज एआईसीसी भी उन्होंने बनाया। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि हमारे पार्टी में जो भी निर्णय
दिया जाता है वो उसी के तहत हम काम करेंगे। ना सिर्फ दलित हूं इसीलिए मैं मांगने वाला भी नहीं हूं, अब तक भी नहीं मांगा। Tomorrow, Prime Minister, today, in fact, he has gone to Kanyakumari and will be sitting for meditation there. You have also, Congress Party has approached the Election Commission also. What is going to be, because there has been no response from Election Commission, do you think this is clear violation of MCC and there should be some action that should be taken by Election Commission at this point? No, that already these people have represented. He will answer for this. हमें कोई इतराज नहीं है 1 तारीख के बाद कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, पर कल मेडिटेशन और परसों मेडिटेशन के लिए जो जा रहे हैं ये आचार संहिता का बिल्कुल स्पष्ट उल्लंघन है। ये हमने चुनाव आयोग को अवगत कराया है। 1 तारीख के बाद वो कहीं भी जाएं मेडिटेशन के लिए, और 4 तारीख के बाद तो परमानेंट मेडिटेशन होगा उनको, क्योंकि वो निवर्तमान प्रधानमंत्री हैं। खरगे जी एक सवाल है। प्रधानमंत्री जी आज कहीं चुनावी सभा में थे, उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद बड़ा पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में। तो क्या आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म होगा? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी को मेडिटेशन पर जाने की जरूरत होती है, आप भी एक्सटेंसिव आपने प्रचार किया, क्या आपको भी अगले 1-2 दिन कहीं बाहर जाना है, कहीं आराम करना है, कोई मेडिटेशन करना है? देखिए, एक तो आपने पहला सवाल क्या पूछा? कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जून के बाद, वो तो स्वेरिंग इन सेरेमनी का ओथ की तारीख भी बता रहे हैं कि 10 जून। तो आप डिकोड कर सकते हैं कि किस तरह का पॉलिटिकल स्टॉर्म आने वाला है देश में? नहीं भाई, क्या आने वाला उनको मालूम, लेकिन वो जाने वाले जरूर है, ये तो मैं कह सकता हूँ। वही उनको डर होगा, यही भूकंप आने वाला है बोले तो उनके लिए आने वाला है, हमारे लिए नहीं है। हम गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 4 जून को हम लोग उनको सत्ता से हटाएंगे। खरगे साहब, आपने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है तमाम अपने सहयोगी दलों की, इंडिया गठबंधन के दलों की। क्या एजेंडा होगा उस मीटिंग का? क्या उसमें प्रधानमंत्री के नाम को लेकर भी चर्चा होगी? और मैं एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि बार बार जयराम जी कहते हैं कि 140 का आंकड़ा जब आपने पार किया है तब आपने सरकार बनाया है या फिर सरकार बनाने से बीजेपी को रोका है? क्या 140 के आंकड़े को आप पार कर पा रहे हैं इस बार कांग्रेस पार्टी? ये देखिए, जब हम बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने से रोक रहे हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोक रहे, इसलिए उतने आंकड़े हमारे पास है। तो इसीलिए इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि हम जरूर उनको सत्ता से हटाएंगे। और दूसरी बात आपने कही कि 1 तारीख की मीटिंग है, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है। हम काउंटिंग के दिन क्या क्या स्टेप्स लेना और क्या क्या करना, इसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरे किसी चीज के ऊपर मीटिंग नहीं है। दैट्स ऑल। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो 1 तारीख की मीटिंग से दूर रहेंगी, इस पर क्या स्टैंड होगा? देखिए, हमने बोला ना, ये तो इनफॉर्मल मीटिंग है, इसमें हम सिर्फ काउंटिंग के दिन कैसी हमारी तैयारी होना चाहिए और कैसे हमारे लोग अलर्ट रहना चाहिए, ईवीएम के बारे में हो या काउंटिंग के जो 17C फॉर्म, ये इसका कैसा इस्तेमाल होता है उसके बारे में, ये जो जनरल है इसका कोई इसमें। अब उन्होंने ये भी लिखा है हमको कि उस दिन मैं इलेक्शन में बिजी हूँ और खास करके उनके जो अभिषेक का इलेक्शन भी उसी दिन है, इसीलिए मैं बिजी हूँ बोल के उन्होंने इत्तला किया है। तो इसीलिए इसमें कोई ये बात नहीं, जस्ट फॉर आवर ओन सेक ये मीटिंग कर रहे हैं, हमारे लोगों को ट्रेन करने के लिए और एक इंफॉर्मेशन देने के लिए।
आज अजीब हुआ हो गया आपका सवाल विजयलक्ष्मी इधर से विजयलक्ष्मी सर, प्रधानमंत्री ने आज अपनी रैली में कहा कि अगले 125 दिनों का खाका उन्होंने तैयार कर लिया है जब सरकार बनेगी तीसरी बार, और उसमें 25 दिन जो है वो युवाओं पर केंद्रित होंगे, किस तरह की स्कीम्स होंगी, किस तबके के लिए क्या करना है, ये तय कर लिया है। आप लोग अगर कह रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है तो क्या आपने भी कोई रोड मैप तय कर लिया है अपने लिए? देखो, उन्होंने क्या करते हैं हम उधर देखते नहीं, हम क्या करने वाले हैं वो पूरा हमने बता दिया। हमारा गारंटी कार्ड आपके सामने है, वो काम हम शुरू करेंगे। तो इसीलिए मोदी को देखकर हम काम नहीं करते, हमारा खुद का एजेंडा है, हम वो इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया खड़गे जी। वेणुगोपाल जी आप No. This tomorrow's meeting only, Congress President already told on first meeting, is only for discussing about the counting preparations. And this, we already told our state units to alert about the 17C form. Therefore, we have to have a review on that day about the 17C form collections and the counting day preparation. Nothing else is going to discuss. That is an informal meeting. We informed major political party leaders all. Therefore, this is most of them are coming. Rightly, Congress President told about the inconvenience Mamta ji put forward. That's not. This is on first. Thank you.